सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपके 10वीं के जो एग्जाम्पलरी प्रोग्राम है जो एनसीईआरटी देती है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके टर्म 1 के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो प्री बोर्ड्स के लिए रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। इनको डिस्कस करते हैं शुरुआत से। पहला जो पार्ट है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? आपने पढ़ा है भौतिक और रासायनिक, तो इनमें से जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना और द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो जब दहन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि नया पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, तो ये हमारा इसका उत्तर होगा कि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। अमोनिया को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस जल हमें मिल रहा है, दोनों गैसेस अवस्था मिल रहे हैं। तो क्या ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया है या उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि पहला प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और साथ में जो है उपचयन अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसमें आएगा हमारा पहला और तीसरा, तो सी उत्तर आएगा इसके अंदर। तीसरा है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो अभिक्रिया हमें दी गई है इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी चीज़ इसमें से सही है और कौन सी गलत है। तो आयरन जो है जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल रही है। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, सही बात है। जल अपचयित हो रहा है। अब उपचयन और अपचयन में क्या है, जल में से ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयित हो रहा है, सही बात है। जल अपचायक के रूप में, जब खुद ही अपचयित हो रहा है तो अपचायक के रूप में कैसे काम कर सकता है, तो ये गलत हो गया। इसमें जल ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं? तो इसमें जो है बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया है, एक अम्ल का तनुकरण करना है, या जल का वाष्पीकरण है, या कपूर का ऊर्ध्वपातन है। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, हीट बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो पहला और दूसरा इसके अंदर उत्तर आएगा ए। अगला देखते हैं प्रश्न 5। 25 ml जलयुक्त ABC के रूप में हमने चिन्हित 3 बीकर ले लिए। इनमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलाया, और बीकर ए बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई, जबकि सी के विलयन के ताप में कमी आई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीकर ए बी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, बीकर ए बी में ऊष्माशोपी प्रकरण संपन्न हुआ, बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, और बीकर सी में ऊष्माशोपी। तो सी में क्योंकि ठंडा हो रहा है तो ऊष्माशोपी, उसने बाहर से ऊष्मा ग्रहण कर उसकी निकल गई है ऊष्मा, और इनके अंदर जो है ऊष्माक्षेपी। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अम्लीय परमैंगनेट विलय युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो जाता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है? अब इसमें आप देखोगे कि अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया है, हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक है, या फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करता है, या फेरस सल्फेट एक ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी पोटेशियम परमैंगनेट की बात आए तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक है, तो हमारा उत्तर ए ही होगा इसके अंदर। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं हैं? दोनों में से कौन सी हैं? लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। तो ये आपका बार बार आता है, इसको ध्यान रखना है द्विविस्थापन की। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भास पर वह सलेटी क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसमें सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बन जाता है, इसलिए वो सलेटी हो जाता है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से भिड़के कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता तथा ऊष्मा उत्पन्न होती। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इस विलयन बता, जिस चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन के बनने के लिए सत्य हैं? तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सही बात है। ये ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया है और परिमाणी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, परिमाणी विलयन की pH 7 से, तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है हमारा, तो बी ऑप्शन आएगा। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर पर बेरियम सल्फेट अथवा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्न में कौन से अभिक्रिया के प्रकार सही प्रदर्शित करते हैं? विस्थापन, अवक्षेपण, अभिक्रिया, संयोजन और द्विस्थापन। तो इसमें हम कहेंगे द्विस्थापन। एक ही उदाहरण है आपके एनसीईआरटी में द्विस्थापन का, ये बार बार रिपीट होता है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया। जल के विद्युत अपघटन मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोलर अनुपात 2 और 1, क्योंकि हाइड्रोजन H2 और O1। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन, जल का वाष्पीकरण। तो दूसरा और चौथा आएगा इसके अंदर हमारा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद 13वें में जल ये पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडीन का जो है अवक्षेपण बनता था। इस प्रकार करते यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त क्या किया जा सकता है? तो लेड नाइट्रेट की जगह हम जो है लेड एसीटेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्न से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? क्योंकि हमें उसमें ऑक्सीकरण नहीं होने देना, तो हीलियम जो है और नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए हम पोटेशियम क्लोरेट और उसका ऊष्मा और उत्प्रेरक की सहायता से कर रहे हैं, तो ये एक अपघटन प्रथा ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर वायु का द्रवीकरण, चीनी की जो है प्याली में खुले में पेट्रोल रखना और उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये डी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। 17वें में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना है हमने। तो इसमें हमें सिंबल्स देखने हैं कौन से सही हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में होती हैं और जल बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो ये देखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया कर रही है और प्रोडक्ट आपका एक ही है, और तीसरे में भी। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर आपके उत्पाद में सिर्फ एक ही हो तो वो संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही आएंगे। इसके बाद हम पाठ 2 को देख लेते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो विलयन का ताप बढ़ेगा, विलयन का ताप घटता है, विलयन का ताप समान रहता है, लवण का निर्माण होता है। तो इसमें जो है हमारा पहला और चौथा आएगा। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाने पे एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल से नीला हो रहा है, दैट मीन्स बेसिक। निम्नलिखित में से किसी विलयन को अधिक मिलाएंगे तो ये वापस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, बेसिक हो रहा था तो अम्ल मिलाएंगे। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड के विरंजन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में गुजारता है। रक्षित नली के गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? गैस की जो नमी है उसको वो अवशोषित कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, जिसके अंदर हमारे वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं? तो बेकिंग सोडा जो है NaCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि ये लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। बेसिक जो है क्षारीय है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा इसके अंदर, तो इसलिए अम्ल जो है दुर्बल होगा, ये ध्यान रखना है हमने। दांत के एनिमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? दांत के अंदर जो है क्षारीय होती है। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसके स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपल्वी विलयन पीएच मात्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पात्र के रंग को हरा नीला कर देगा? तो मृदा के एक नमूने को जो है जल में मिश्रित किया गया तो क्या कर रहा है वो? पीएच को पीला और नारंगी कर रहा है, तो एसिडिक हो गया, वो अम्लीय हो गया। तो उसके लिए हमें हरा और नीला करना है, तो एक प्रति अम्ल उसमें डालना पड़ेगा ताकि वो बेसिक की तरफ चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? स्ट्रॉन्ग जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जल, फिर एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बढ़ता होगा। एक विद्यार्थी के हाथ पर
दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं, क्योंकि बेस भी उसमें लगाना जरूरी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह जलती हुई तीली को बुझा देती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, इसमें रुचिर गंध आती है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2CO3 एसिटिक अम्ल, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो पहले 3 कथन जो हैं इसके अंदर सही हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाएगी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में तो नहीं घुलेगी, पहले 2 कथन सही हैं, तो ए और बी इसके अंदर, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। सामान्य लवण रसोई के उपयोग में किए जाने के अतिरिक्त निम्न कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब इसमें धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, बुझा हुआ चूर्ण। सामान्य लवण रसोई घर में उपयोग के अतिरिक्त कच्चे निर्माण, तो कच्चे व्यंजक चूर्ण तो हमें पता है किया जाता है, और धावन सोडा भी, तो ये ए और बी, मतलब पहला और दूसरा ए। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका अन्य अवयव इसमें टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। तंत्रक्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप दांत को ब्रश करने की सलाह जाते हैं। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, बेसिक होनी चाहिए। जो हम पेस्ट करते हैं अगर वो अम्लीय हैं तो गलत है, आप उसका टेस्ट भी कर सकते हैं घर के अंदर। हल्दी का पानी के अंदर थोड़ी पेस्ट मिलाएं, अगर उसका रंग लाल हो रहा है तो वो पेस्ट गलत है आपके लिए। एक अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पीएच जितनी ऊंची होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितनी ऊंची होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, पीएच जितनी ऊंची होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो इसके अंदर जो है पीएच जितनी ऊंची होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, ये बात सही है। और चौथा जो है पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, तो डी ऑप्शन। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान जो है लगभग 7 से आसपास ही रहती है। उसके बाद जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं? एक तो आयनीकरण होगा और जो है तनुता आएगी, तो ये 1 और 3 इसका उत्तर आ जाएगा। 17वें में दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन से अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाते हैं? तो इसमें हम जो है एसेंस वेनिला जो है जिनको स्मेल करके हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता? इसमें हम लिखेंगे चूना। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? नींबू का रस, ये आपको पता है, सिंपल से क्वेश्चन है कुछ। विद्युतीय अपघटन के द्वारा विद्युत चालकों के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण दे रखा है। इसमें बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघटय अम्ल नहीं हुआ। अब आप इसमें देखो कि हमने तनु NaOH लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कील और रबर कोक, तो बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघटन के विलयन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। बल्ब नहीं चमकेगा सभी में जो है, लेकिन उसमें केवल 2 सही है। बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार तथा चालन के लिए प्रबल आयन उत्पन्न करता है। बाकी तीनों गलत हैं। गोल्ड को घोलने के लिए में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया, HCl और NCNO3 का 3:1 में जो हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? खनिज अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग जैसे जो होता है हमारा मिनरल एसिड जिसको हम कहते हैं, तो ये सिट्रिक अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? ये हमारा डी ऑप्शन अल्कोहल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं। प्रत्येक धातु कार्बन जल के अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल देती हैं। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया लवण तथा अम्ल देती हैं, ये हमारा गलत है इसके अंदर। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी के दिए गए उनके अनुप्रयोगों से करना है, तो मिलाना है हमें इसके अंदर। पहला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या है? एक व्यंजक चूर्ण है। दूसरा है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या काम करेगा? कांच का विरंजन कर रहा है। प्रति अम्ल, बेकिंग सोडा को हम जो है प्रति अम्ल के रूप में यूज़ करते हैं। धन सोडा जो है NaOH जो है कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और डी जो है सोडियम क्लोराइड जो है आपका इसमें ये, तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा।
उसके बाद देखते हैं समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड विलयनों के समान आयनों को आश्रित किया जाता है। परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया। कौन सा रंग प्राप्त होता है? मार्गदर्शक। तो लाल पीला इसमें जो है समान सांद्रता वाला हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को निश्चित किया गया तथा पीएच को एक पीएच पेपर पे नापा गया। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिला दिए तो पीले और हरे के बीच में आएगा, क्योंकि ये लगभग 7 के आसपास होगा हमारा, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। जब HCl गैस को जल में गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये विलयन को आयनित नहीं होता क्योंकि यह एक संयोजक यौगिक है। ये विलयन में आयनित होता है। विलयन के हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक दोनों आयन देता है। तो इसमें आपका दूसरा और चौथा आएगा। आयनों के लिए अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तनु जलीय विलयन के निम्नलिखित में कौन से उपस्थित होंगे? एक तो आपका हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरसाल प्रक्रम में सही प्रदर्शन करना है अभिक्रिया का, तो सोडियम क्लोराइड H2 NaOH Cl2 और H2 गैस, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है। तो ये आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरे पार्ट के देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। धातुएं जो हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं? विद्युत चालकता, ध्वनि द्युतीनता मतलब डलनेस, तो ये नहीं दर्शाती हैं। धातुओं के पतले तार खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। खाना पकाने के बर्तन वाले एल्यूमिनियम का काम आता है। एल्यूमिनियम कौन से गुणधर्म इसके लिए उपयोगी हैं? उच्च ऊष्मीय चालकता और उच्च गलनांक दोनों ही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल को क्रिया नहीं करती हैं? तो इसमें हमारा आयरन, ये जो है आपका स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया आयरन में किस में से होगा? Fe3O4 बनेगा, ना कि Fe2O3 बनेगा। क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है तो इसमें ये जल के साथ कम प्रचंड क्रिया करेगा, धीरे धीरे कैल्शियम घुलता है और ऊपर सतह पर तैरने लग जाता है। तो तीसरा और चौथा इसमें है। धातुएं सामान्यतः अम्लों के से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देगा? HNO3। आपको ध्यान हो कि सिर्फ इन दो के साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती, बाकी सब में जो है जल बन जाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्वा रीजिया का संयोजन की अगर हम बात करें तो 3 और 1 HCl और HNO3 इस मात्रा में लेना होता है। निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं हैं? तो आयनिक यौगिक KCl, HCl, CCl4 और NaCl। तो इसमें HCl नहीं है हमारा और CCl4 नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? ठोस अवस्था के विद्युत चालकता। तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगी आपकी। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति के प्राकृत अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसमें आपका एक तो गोल्ड और सिल्वर, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगी। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परीक्षित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परीक्षण द्वारा परीक्षित किया जाता है? वैसे तो ये अब आपके पोर्शन है नहीं, फिर भी आंसर ध्यान रख लेना 3 और 4। वायु में लंबे समय तक उद्भास में सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किससे बनने के कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। किसी पतली धातु को लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वीकरण किया जाता है, तो जिंक से किया जाता है। हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है? निकल और क्रोमियम के साथ उनको मिश्रित किया जाता है। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह चमकीली भूरी सतह को खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। ये निम्नलिखित में से किसका निर्माण कर रहा है? तो ये कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनती है उसके ऊपर, इस वजह से वो हरा रंग आ जाता है। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था? ये सिंपल है, मरकरी आपका। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन में प्राप्त होती हैं? तो सोडियम और कैल्शियम, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 19, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? अगर हम बात करें तो आयोडीन। निम्नलिखित 4 धातु में से कौन सी उसके लवण के विलयन के से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जाती हैं? इसमें आएगा सिल्वर,
3 चिन्हित परखनलियाँ ABC क्रमशः HCl, HNO3, HCl एवं सांद्र HNO3 में मतलब एक्वारेजिया लिया हमने प्रत्येक परखनली में धातु, तो इसको गोल्ड तीसरी के अंदर हो जाएगा क्योंकि एक्वारेजिया जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है इसके अंदर। एक मिश्रातु है, ये भी आपका अभी हट गया इस बार, एक विधुर नंबर सेल बनाता है, इसके अंदर भी जिंक में विद्युतपण। तो आगे के जो प्रश्न है उनके मैं खाली उत्तर टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके अभी कोर्स से हट गया है, इस बार के कोर्स में है नहीं है मेटलर्जी वाला पार्ट। 25वां है, उसके अंदर मुलायम है, चाकू से काटा जा सकता है, बहुत बार पढ़ते आ रहे हो, सोडियम है। फिर मिश्रातु का एक प्रश्न है, ये भी आपके कोर्स से हट गया है, स्टील के बारे में जो है। उसके बाद मैग्नीशियम धातु के नियुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये कथन इसका गलत आ जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु मरकरी में उसके अवयव के रूप में पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी नहीं है आपका। जिंक अमलगम। एक्स एंड वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक Z बनता है, X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कौन सा गुण Z दर्शाता है? तो इसमें निम्न गलनांक आएगा। 3 तत्व XYZ है, इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा है हमें 2,8, 2,8,7 और 2,8,2। निम्न से कौन सा कथन सही है? Y अधातु तथा Z एक धातु है, ये बात सही है। मैग्नीशियम हो जाएगा और ये आपका क्लोरीन हो जाएगा। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, निम्न में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगी? एल्यूमिनियम और जिंक दोनों उभयधर्मी बनाती हैं। सामान्य धातु विद्युत के चालक नहीं होते, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की अच्छा चालक होती है? आपको पता है ग्रेफाइट होता है। विद्युत तारों का विद्युत रोधी पदार्थ एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग किए जाने के लिए PVC का हम इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव है? ये ब्रोमीन याद रखना है। कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन के साथ में। और 36वां लास्ट है ये आपका, वैसे ये भी कोर्स में नहीं है, इसमें ये बताना है कि सही कौन सा चित्र आपका, इसमें B ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको पहले 3 पार्टों की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। पार्ट 2 के अंदर अगले 3 पार्ट की भी हम वीडियो आज ही जारी करेंगे। धन्यवाद।